तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने एक पूरा फुल सेट लेकर आया हूं 30 क्वेश्चन का। एक बार अच्छी तरह से इन सब प्रश्नों को अच्छी तरह से नजर दौड़ाइए और कल के एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि क्या इससे बाहर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या। तो आइए सर बात करते हैं कि क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन का लेवल बदल चुकी है, इसमें आपको बताना है कि रावी नदी के तट पे कौन स्थित है। तो मेरे शेरनियो बताएंगे हमारा हड़प्पा। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे भाई रावी नदी के तट पे स्थित है। इसकी खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मेरे भाई मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिस कौन से शब्द से लिया गया है? सिंधी भाषा के शब्द से लिए गए, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखना है, भूलना नहीं है। इसका खोज आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी ने 1922 में चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को स्टडी कराया था। बात करते सर अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना भाई, वहां पे एकमात्र का बंदरगाह कौन सा है? तो बताएंगे सर लोथल। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है प्यारे? तो बताएंगे सर भगवा। याद रखिएगा मेरे भाई, भगवा नदी के किनारे स्थित है। एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है। लोथल कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर हमारा गुजरात में। क्या प्यारे? गुजरात में है हमारा लोथल। इतना सारा क्वेश्चन को एकदम बंधक बना के रखिए, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तोड़ कर आना भाई। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ है? सबसे पहला तो बौद्ध साहित्य का नाम आपको पता होना चाहिए। बौद्ध साहित्य का नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है शेरनियो? अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध संगीत के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है? तो बताएंगे सर हमारा 16। सबसे शक्तिशाली बताएंगे सर, याद रखिएगा मगध। मगध 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 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है सर दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? दक्षिण भारत यानी भारत के चौहद्दी को अगर इस तरह से हम लोग डिवाइड करें तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि आप लोग जल्दी से बताइए कि दक्षिण में कौन सा है। तो बताएंगे असमक। कौन हो जाएगा मेरे शेरनियो? अशमक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख। और हाँ बाबू एक बात मैं बताना भूल गया हूं, अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये जो सर हमारा साथ बचा हुआ जो समय है 40-50 दिन, इन 40-50 दिन में सर मैंने पूरे साल भर में कुछ नहीं पढ़ा या आप पढ़े भी हैं तो आपके अंदर में डर पैदा हो रही है, तो मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, इस क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। क्रैश कोर्स को जब ज्वाइन करेंगे ना मेरे प्यारे, यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और ये क्लास पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। चाहे वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, चाहे वो मेरे प्यारे आपका उसके प्रीवियस का क्वेश्चन हो, चाहे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, और एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर भी कंडक्ट कराई जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। क्वेश्चन है सर अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो बताएंगे सर जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और एक बात ये बताते चलूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी से बता दीजिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट सारा बंदा मिलकर एक बार लिखे सर इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार। जल्दी से लिखें, फिर मैं मुझे समझ में आ जाएगी कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। इंडिका, ए बाबू कितना बार मैं चिल्ला चिल्ला के स्टडी कराया था कि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने क्या है, याद रखिएगा भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कहां पे हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कहां पे हुआ था? सबसे पहला बात तो यही याद रखेगा कि महाभारत जो हुआ था वो हमारा कहां पे हुआ था मेरे भाई? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था बताएंगे सर? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहां पे आ रहे? याद रखेगा कुरुक्षेत्र में। लेकिन कितना दिन में? तो बताएंगे सर 18 दिन तक चला था। पांडव और कौरव की लड़ाई हो रही थी। स्तूप किस धर्म से संबंधित रखते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पूछा गया है, जो स्तूप है भाई वो कौन सा धर्म से संबंध रखते हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखेगा बौद्ध धर्म। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला
मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा, बचा हुआ समय में सर को झुका के पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आपके हाथों पे रिजल्ट होगी ना, उस दिन आपके गांव वाले मेरे भाई आपको क्लैपिंग करेंगे और कहेंगे कि अगर औलाद पालना है तो फालना की बेटी की तरह पालो, औलाद पालना है तो फालना का बेटा की तरह पालो। मेरे भाई इस तरह से एग्जाम्पल बनो अपने गांव में। अरे मेरे भाई, ये समय गुजर जाएगी ना तो फिर लौट कर कभी आने वाला नहीं है, इसको भी ख्याल रखना है। बात करते सर अगला, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। अच्छा, हमारा जो महावीर स्वामी भाई, इसकी जन्म कहाँ हुई भाई? जो हमारा महावीर स्वामी है ना भाई, इसकी जन्म कहाँ हुआ है? तो बताएंगे सर हमारा कुंडल वन में। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सेट हो जाएगी। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई? क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म में दो है भाई, हीनयान और महायान। सुन लीजिए मेरे भाई, बौद्ध धर्म में दो है, हीनयान और महायान। जैन धर्म में भी दो है, श्वेतंबर और दिगंबर। समझ में आ रही है भाई? श्वेतंबर किसे कहते थे सर? जो सफेद वस्त्र धारण करते थे उसको हम लोग श्वेतंबर बोलते थे। तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है, और श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध हमारा किससे है प्यारे? तो बताएंगे हमारा जैन धर्म से। तो हीनयान इसका बिल्कुल सेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो बौद्ध धर्म का, इसे याद रखेगा सी, महायान। क्या हो जाएगी मेरे भाई? महायान इसका राइट आंसर हो जाएगी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल कितना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर पुराणों की संख्या टोटल अगर मैं बात करूं तो 18 पुराण है भाई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर वेदों की संख्या पूछा जाएगा, 4 वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, भूलना नहीं है प्यारे, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आलबिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था भाई? जो हमारा आलबिरूनी थे ना भाई, उनको कौन सा भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था? तो बताएंगे सर यूनानी भाषा का। कौन सा भाषा का? यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। किस भाषा का? तो बताएंगे सर यूनानी भाषा का आलबिरूनी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया है? थोड़ा सा सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। अकबर, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। गुरु नानक, जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक इब्न बतूता, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। इन सारे व्यक्तियों की जीवनी याद रखिएगा। कोई एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का, याद रखिएगा। आप ले लीजिए गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी जैन का, या आप इब्न बतूता का, या अकबर का, याद रखिएगा मेरे भाई, या गुरु नानक का, या कबीर का। ये जो मैं व्यक्तियों का नाम बताया हूं ना भाई, महापुरुष का या लाल बहादुर शास्त्री का, याद रखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। तो कोई स्टूडेंट्स नहीं चाहेंगे कि मेरे हाथों से 5 मार्क्स चला जाए, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। तो उसके लिए मेरे भाई आपको देखना होगा इन सारे व्यक्ति का जीवन काल, ठीक है। और जो अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है क्रैश कोर्स में, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूं, वहां पे चुपचाप से पढ़ते रहिएगा। तो इब्न बतूता क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया है? रिहाला। इसका भाई रिहाला का। बात करते हैं अगला, पीर का अर्थ क्या होते हैं भाई? ये पीर शब्द जो होते हैं ना भाई, ये मुसलमान लोग ज्यादा, मुस्लिम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। पीर का अर्थ होता है गुरु, याद रखिएगा। क्या बताएंगे मेरे शेरों शरणियों? पीर का अर्थ होता है गुरु। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो हमारा सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। कहाँ मेरे प्यारे? अजमेर में स्थित है, यानी राजस्थान में, भूलना नहीं है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? जो अलवर संप्रदाय थे, अलवर एक प्रकार का धर्म थे, वो लोग जो है मेरे भाई पूजा पाठ करते थे। किसकी? तो विष्णु का। किसका मेरे दोस्तों? विष्णु का पूजा पाठ क्या करते थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हरिहर राय और बुक्का राय। कब किया था? 1336 में। कौन सा नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। याद रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को भूलना नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय के बारे में भी उपलब्धियां आएंगी। क्वेश्चन आएगा कि कृष्णदेवराय की जीवन परिचय के बारे में उल्लेख करे, यह भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का, याद रखिएगा बाबू, 5 मार्क्स। कल तो आएगा ही आएगा, फाइनल में भी ये वैसा ही आएगी, ठीक है। बात करते हैं अगला। तेलुगु साहित्य अमुक्तम मलायाद की रचना किसने किया है? तो तेलुगु साहित्य अमुक्तम मलायाद की जो रचना है वो हमारा कृष्णदेव राय ने किया था। किसने किया था मेरे शेरों शेरनियों? कृष्णदेव राय ने किया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अकबरनामा की रचना किसने किया है? मेरे गुरुजी, आपसे पूछा गया कि थोड़ा सा हम लोगों को बताइए कि जो हमारा अकबरनामा है इसका रचना करने वाला अबू फजल है। कौन है प्यारे? अबू फजल है।
ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। किसने किया था? याद रखिएगा मेरे भाई, संथाल विद्रोह के बारे में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। सुन लीजिए क्या क्वेश्चन आएगा। संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम का उल्लेख करें। बाबू क्या बोल रहा, सुनिएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम का उल्लेख करें। मैं बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों को समझाया हूं, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। चलिए सर, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। दामिनी कोह क्या है भाई? याद रखिए, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, दामिनी कोह क्या है? तो संथालों की भूमि को हम लोग दामिनी कोह के नाम से जानते थे। क्या प्यारे? दामिनी कोह के नाम से जानते थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा 3 मार्क्स में या तो कभी 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के गुण और अस्थायी बंदोबस्त के दोष का वर्णन करें। समझ में आ रही है ना? अस्थायी बंदोबस्त के गुण और अस्थायी बंदोबस्त के, याद रखिएगा, यानी मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि अस्थायी बंदोबस्त का लाभ और अस्थायी बंदोबस्त का हानि का वर्णन करना है, गुण और दोष के बारे में। 5 मार्क्स का आएगा। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे मेरे शेरू सरनियो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 का विद्रोह, भर भर के मात्रा में क्वेश्चन आएगी 5 मार्क्स का। 1857 के क्रांति के परिणाम को उल्लेख करें। 1857 के क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 1857 के क्रांति की असफलता के कारणों की विवेचना करें। 5, ये सब 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूले बाबू। कमेंट को देख के ही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से। कब हुआ था मेरे भाई? 10 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सहायक संधि व्यवस्था के लिए किसने प्रारंभ किया? तो जो सहायक संधि है ना भाई, वो कौन प्रारंभ किया था? तो बताएंगे सर, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। इतने, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स में मतभेद है। याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को हमारा होता है चोरी चोरा कांड, ठीक ना? जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, यही कारण था चोरी चोरा का कांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग एनी हाउ क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बचे हुए समय में आप लोग हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर अपने क्वेश्चन को स्टडी करके अपने भाषा में न रचने की झंझट, याद रखिएगा सारा चीज आपके माइंड में सेटअप किया जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास चलती है, तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे ऑनलाइन क्लास का। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं? अस्थायी अध्यक्ष को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी नियुक्ति कब होती है मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर 11 दिसंबर, क्या बताएंगे मेरे शेरू सरनियो? 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी नियुक्ति 9 दिसंबर 1946 को। दोनों डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है सर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? अगर कुल खर्च पूछा जाएगा ना तो 64 लाख लगभग में बताएं, खर्च भी कभी कभी पूछा जाता है, तो लगभग 64 लाख का खर्चा आया है। लेकिन संविधान का निर्माण कब हुआ है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ द मोहनजोदड़ो का शब्दित अर्थ क्या है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का शब्दित अर्थ क्या है मेरे भाई? मृतकों का टीला, जो सिंधी भाषा का शब्द है। याद रखना है, जो सिंधी भाषा का शब्द है। खानका से आप क्या समझते हैं? तो सूफियों के आश्रय को हम लोग खानका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोपुरम का अर्थ क्या है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। मंदिरों का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना गुलबेदन बेगम ने किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम लिखे। तो संथाल विद्रोह का 4 भाई बहन थे भाई, सिद्धू और कान्हू, उसके बाद चांद और भैरव और 2 जुड़वा बहन
मुर्मू बहन और फूलो बहन, फूलो और झानो। 4 भाई और 2 बहन ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई। सिद्धू और कान्हू 2 भाई, चांद और भैरव 4 भाई और 2 जुड़वा बहन फूलो और झानो। ठीक है। आयन दहसाला प्रणाली का प्रतिपादक कौन था? तो बताएंगे सर, आयन दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे, जिसे अकबर के भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। या तो मैं बोल सकता हूं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन है? टोडरमल। ये भी मैं बोल सकता हूं। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। ये भी बोल सकता हूं। अगला, इंडो सारासैनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण बताइए। तो बताएंगे सर, इस शैली के उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया मुंबई और होटल ताजमहल। याद रखिएगा, 2 सारासैनिक का 2 उदाहरण है भाई। क्वेश्चन के लेवल देखिए, इस शैली के उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया एक शामिल है, दूसरा हमारा ताजमहल शामिल है। ठीक। अब आते से संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसने हुई अध्यक्षता किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी किस भाषा का राष्ट्रीय भाषा को बनाना चाहते थे? महात्मा गांधी भारत में या हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो बताएंगे सर, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताएंगे मेरे शेर सुरनियों? भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान के निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो बताएंगे संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई थी। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन को देखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक बार फटाफट बताइए कि सर हाँ, हम लोग को जल्दी जल्दी सर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से आने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो।